अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से पिछले लेक्चर में पिछले जो लेक्चर्स हुए हैं चंद लेक्चर्स में, तो लास्ट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था बोहर्स एटॉमिक मॉडल में डिफेक्ट क्या डिफेक्ट था। उसके बाद मैंने आप लोगों को स्पेक्ट्रम बताया था, लाइन स्पेक्ट्रम, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, इसकी टाइप्स बताई थी। लेकिन मैंने स्पेक्ट्रम तक आप लोगों को लास्ट लेक्चर में छोड़ा था और आज बताएंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बोहर्स का लॉ कहाँ अप्लाई होता है? बोहर्स का लॉ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे अप्लाई होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो उसका डिफेक्ट था वो ये था कि हाइड्रोजन से ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी पे अप्लाई नहीं होता, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी पे अप्लाई होता है। तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स बोहर्स थ्योरी कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, ठीक है भाई। क्योंकि मैंने आप लोगों को भी बताया कि अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी क्या है, कि बोहर थ्योरी में यही इसकी एप्लीकेशन है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोहर थ्योरी की एप्लीकेशन है। अच्छा भाई, अब क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन पे मुश्तमिल होता है और वो होता है मॉलिक्यूल फॉर्म में। मॉलिक्यूल फॉर्म में रहता है, मतलब आपस में बॉन्ड बनाकर रखता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये बन गया क्या? एक हाइड्रोजन और मॉलिक्यूल, क्या बन गया? मॉलिक्यूल फॉर्म में, मॉलिक्यूल फॉर्म हो गई इसकी। अब क्या करेगा ये? अच्छा भाई, बोहर्स ने इसको डाला क्रॉक ट्यूब के अंदर, ठीक है, क्रॉक ट्यूब के अंदर। क्रॉक ट्यूब ने क्या करा, ये जो बॉन्ड था इसका हाइड्रोजन का, इसको मॉलिक्यूल फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म के अंदर कर दिया। अब ये आ गया एटॉमिक फॉर्म के अंदर, ठीक है, अलग अलग हो गए। प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, ठीक है भाई। ये आ गया क्या? एटॉमिक फॉर्म में। ये एक अलग एटम हो गया हाइड्रोजन का और ये एक अलग एटम हो गया हाइड्रोजन का, ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब आगे क्या है? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जब तक के ऑर्डिनरी टेम्परेचर रहता है तो हमारे पास हर एटम स्टेबल होना चाहता है, सही है। जब हर एटम स्टेबल होना चाहता है तो हर एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके नजदीकी होते हैं, वो अनस्टेबल नहीं होना चाहता, ठीक है। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर हमारे पास जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन होता है वो फर्स्ट शेल में रहता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो शेल तब्दील करेगा, ठीक है भाई। तो एनर्जी एनर्जी दी जाएगी कैसे? टेम्परेचर बढ़ाकर। किस तरीके से? स्पार्क करके, उसमें स्पार्क क्रिएट करके, ठीक है। दो चीजें समझे, एनर्जी दी गई स्पार्क क्रिएट करके। हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन था वो पहले शेल के अंदर था, वो पहले शेल से उठ के कहां चला गया? दूसरे शेल के अंदर, तीसरे शेल के अंदर, चौथे शेल के अंदर। क्योंकि आप लोगों को जिस तरीके से मैं पहले बता चुका हूं कि मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं एक साथ, ठीक है, मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं एक साथ, सही है। तो ये शेल नंबर 1 है, ये शेल नंबर 2 है, ये शेल नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। क्योंकि मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हर एटम के ऊपर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, क्योंकि सबके सबके साथ एक जैसा सलूक नहीं हो पाएगा। जो इस स्पार्क के करीब होंगे उसको एनर्जी ज्यादा मिलेगी। जब उसको एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले से उठकर डायरेक्ट छठे पर आ गया, ठीक है। जो थोड़ा दूर था उसको एनर्जी थोड़ी कम मिली, वो पहले से कितने पे आ गया? 5वें पर आ गया। उससे जो करीब, उससे जो दूर था वो चौथे पे, तीसरे पे, दूसरे पे। इस तरीके से एनर्जी को क्या किया? एनर्जी को एटम ने किया एब्जॉर्ब, सही है भाई। एनर्जी एब्जॉर्ब की, एनर्जी एब्जॉर्ब की और अपने आपके अपने जो इलेक्ट्रॉन थे उनको वो एक्साइट हो गए।
क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो एटम जो था वो क्या हो गया, एक एटम बिकम अनस्टेबल। ठीक है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर लेवल में जाते हैं तो हमारे पास एटम जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है, लेकिन कुछ मिली सेकेंड या एक्सपोनेंट माइनस 14 सेकंड के लिए मेरे ख्याल से अनस्टेबल रहता है, उसके बाद वापस इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है भाई, वो भी आप लोगों को बताएंगे कि कितने सेकंड्स के लिए। तो चैनल को जरा देखते रहिएगा, हर वीडियो का जो है वो एक अपना ही मजा होता है देखने का ना, एक अपना ही मजा होता है देखने का कि भाई क्या इस लेक्चर में क्या नया आ रहा है, इस लेक्चर में क्या नया आ रहा है। तो वीडियो को जो है वो पूरा डिटेल में देखा करें। ज्यादा बड़ी वीडियो होती नहीं है मेरी, वैसे ज्यादा 20 मिनट 25 मिनट की मेरी वीडियोस होती हैं। ठीक है, तो अब जिस तरीके से मैंने आप लोगों को भी बताया कि एटम जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, एटम क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो अब इन शेल को जो मैंने इस तरीके से बताए थे उनको इस तरीके से बना लेते हैं लाइन वाइज, ताकि आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आए और फिर हाइड्रोजन की सीरीज भी पढ़ सकें। ठीक है, ठीक है भाई। अब क्या किया, मिसाल के तौर पर जो गया था सबसे हाईएस्ट वैल्यू पे, वहां से आता है ग्राउंड स्टेट पे वापस। क्योंकि और ज्यादा लेवल्स हम लोग बना नहीं सकते, हमारा बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। तो हमने जितने लेवल्स बनाए हैं उधर से हमने क्या करा, ग्राउंड स्टेट पे लेकर आ रहे हैं एटम को। सेकंड स्टेट पे लेकर आते हैं। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करके डिफरेंट लेवल्स पे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो अब वो वापस उसी स्टेज पर आएंगे। ठीक है, ठीक है भाई। हम क्योंकि 5 सीरीज को पढ़ने वाले हैं तो हमने यहाँ तक 5 सीरीज तक बना दिया। अच्छा भाई, इलेक्ट्रॉन गया पहले शेल से उड़कर अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करके अलग अलग जगह पर। अब जब इलेक्ट्रॉन वापस इमिशन करता है, ठीक है, क्या कर रहा भाई, इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक्साइट हो गया, एक्साइट होने के बाद इलेक्ट्रॉन इमिशन भी करेगा। सही है, जो एनर्जी उसने ली है उसको वापस देगा भी। तो जो देगा एनर्जी वो कहलाती है फोटोन एनर्जी। ठीक है, फोटोन की सूरत में देगा, फोटोन मतलब एनर्जी के पैकेट्स की सूरत में देगा। एनर्जी डिफरेंस के बराबर जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी डिफरेंस के बराबर ही एनर्जी को रिलीज करेगा। मिसाल के तौर पर ये है n = 1, मतलब क्या हो गया, पहला शेल हो गया। n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6। ठीक है, n = 7, ऐसा ही है, 1 2 3 4 5 6 7 और n = 8, सो ऑन चलते रहते हैं। अब कोई इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रिलीज करी वापस, और वो कहां से आ रहा है, सबसे ऊपर वाले लेवल से सबसे नीचे वाले लेवल पर आ रहा है, या कोई से भी n से। मिसाल के तौर पर n = 2 ऑनवर्ड, से कहां पर आ रहा है, n = 1 पर। तो ये हमारे पास कहलाती है लेमन सीरीज। क्या कहलाती है,
11 सीरीज। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन दूसरी स्टेज पर आ रहा है, दूसरे लेवल पर आ रहा है, तो हमारे पास कहलाएगी ये n इज इक्वल टू कहां से, n इज इक्वल टू 3 to ऑनवर्ड से आ रहा है हमारे पास n इज इक्वल टू 2 पर, तो हमारे पास कहलाएगी बाल्मर सीरीज। इसी तरीके से अगर n इज इक्वल टू 4 से आ रहा है n इज इक्वल टू 3 पर, तो हमारे पास कहलाएगी पेशन सीरीज। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 4 पर आ रहा है, तो हमारे पास कहलाएगी ब्रैकेट सीरीज। और n इज इक्वल टू 6 से n इज इक्वल टू 5 पर आ रहा है, तो हमारे पास कहलाएगी पी फंड सीरीज। ठीक है, अच्छा भाई थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ते हैं। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम है, डिफरेंट लाइंस आती हैं। ठीक है, अब वो डिफरेंट लाइंस कैसे आती हैं, वो डिफरेंट लाइंस आती हैं मतलब डिफरेंट वेवलेंथ आती हैं। डिफरेंट वेवलेंथ आती हैं, इसका मतलब क्या है, डिफरेंट एनर्जी रिलीज होगी, डिफरेंट इमिशन होंगे। सारे के सारे इमिशन ये नहीं है कि अल्ट्रावायलेट में हो रहे हैं, सारे के सारे ये भी नहीं है कि हमारे पास विजिबल रीजन में हो रहे हैं। ठीक है, क्या होगा भाई, जो हमारे पास पहला है, जो हमारे पास पहला है 11 सीरीज, वो हमारे पास अल्ट्रावायलेट रीजन में रिलीज करती है, इमिशन जो है उसकी अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है। उसके बाद जो हमारे पास बाल्मर सीरीज है वो हमारे पास विजिबल रीजन में होती है, विजिबल रीजन। ठीक है, इसी तरीके से सोन चलता जाता है, ये होती है हमारे पास इंफ्रारेड वगैरह में हमारे पास इमिशन होती है मिसाल के तौर पर। तो इसके इसके जो हमारे पास आने वाला स्पेक्ट्रम होता है वो कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम कैसे भाई, क्योंकि ये डिफरेंट एनर्जीज मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है अल्ट्रावायलेट की, यहाँ पर मिल रही है विजिबल की, यहाँ पर मिल रही है इंफ्रारेड की, यहाँ पर अलग मिल रही है, यहाँ पर अलग मिल रही है। तो क्या होगा, जब डिफरेंट एनर्जीज मिल रही हैं तो इसका मतलब वो डिफरेंट लाइंस क्रिएट कर रही हैं। जब वो लाइंस क्रिएट कर रही, तो जैसे हम लोगों ने लाइन स्पेक्ट्रम में कहा था कि लाइन क्रिएट होंगी, कुछ एब्जॉर्प्शन होगी और कुछ इमिशन होगी। इमिशन में क्या था, इमिशन में भी हमारे पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था और दूसरा हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम था। जब इसको हाई रेजोल्यूशन में देखा जाता है तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आता है वो लाइन स्पेक्ट्रम आता है हाइड्रोजन का। तो बोहर की ये थ्योरी यहाँ तक तो सही थी। इसके बाद जब आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, मिसाल के तौर पर 2 इलेक्ट्रॉन वाला आता है लिथियम, तो वहां पे बोहर की थ्योरी फेल हो रही थी। इसके अलावा बोहर्स में और भी डिफेक्ट था। बोहर्स के अंदर था हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो उसके अगेंस्ट जा रहे थे बोहर। दूसरी चीज ये सिर्फ पार्टिकल नेचर बयान कर रहे थे, जबकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर भी रखता है, दूसरा वेव्स नेचर भी रखता है, दोनों नेचर रखता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो समझ में आई होगी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी। ठीक है, तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है।